हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और मैं गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए लेके आया हूं कि इंपॉर्टेंट और एक यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल अगर हो जाए तो क्या उसके बाद फॉलोअप ज़रूरी है, और ये फॉलोअप क्यों ज़रूरी है, इसमें क्या क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है, कितने कितने दिन पे फॉलोअप ज़रूरी है, और एक्चुअल में फॉलोअप का पर्पज़ क्या होता है, पेशेंट को डॉक्टर को वापस दिखाने के लिए क्यों आना चाहिए। जब अगर प्रोसीजर एक बार सक्सेसफुल हो गया तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो डॉक्टर को वो दिखाएगा तो उसका बेनिफिट है, और फिर ये फॉलोअप को कब तक कंटिन्यू करना चाहिए, किसके पास फॉलोअप करना चाहिए, इससे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करूँगा या अप्रिशिएट करूँगा कि आप टॉपिक को एंड तक देखें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे जो भी हम नया कंटेंट अगर हमारे चैनल पे अपलोड करते हैं तो उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और हमें भी इस तरह का वीडियोस अपलोड करने के लिए या आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए या इस तरह का अच्छे व्लॉग्स बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिले और इनकरेजमेंट मिले। आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है फॉलोअप्स क्यों ज़रूरी है एंजियोप्लास्टी के सक्सेसफुल प्लास्टी होने के बाद। ऑब्वियसली ये सब जानते हैं और मानते हैं कि अगर प्रोसीजर ख़राब होता है या पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन होता है या तकलीफ होती है तो डेफिनेटली फॉलोअप ज़रूरी है। ऑब्वियसली इनका पर्पज़ ये होता है कि अगर फॉलोअप के दौरान पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स है या कोई इशू है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको डॉक्टर के पास आना ही पड़ेगा। अगर डॉक्टर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, चलने में सांस फूल रही है, स्टेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर लग रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को मिलना ही पड़ेगा और डॉक्टर को डिस्कस करना पड़ेगा। ये ऑब्वियस है और ये नीड बेस्ड फॉलोअप है जो कि SOS बेसिस पे डॉक्टर को आपको करना ही पड़ता है। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता है, जहाँ अगर कोई स्टेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई और सीरियस प्रॉब्लम अगर पेशेंट को हो रही है तो उसको हॉस्पिटल में मैनेज किया जाता है। लेकिन क्या अगर सब कुछ स्टेबल भी चल रहा है और अगर पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी क्या उसे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, इस बारे में बात करेंगे। बेसिकली एंजियोप्लास्टी क्या है, ये हार्ट की नलियों में जो ब्लॉकेज होता है उसको स्टेंट डाल के खोलने की प्रक्रिया का टेक्निकल नाम है, यानी बेसिकली स्टेंटिंग के प्रोसेस को टेक्निकल भाषा में एंजियोप्लास्टी बोला जाता है। इसके बाद यूजुअली पेशेंट को 1 दिन से 2 दिन ICU में रखा जाता है, 1 से 2 दिन वार्ड में रखा जाता है। अराउंड 48 to 72 आवर्स के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में अगर पेशेंट का कंडीशन बिल्कुल स्टेबल है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 2 या 3 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। पहला फॉलोअप कुछ हॉस्पिटल में 5 दिन के बाद, कुछ में 10 या कुछ में 15 दिन के बाद बुलाया जाता है। अगर पेशेंट की कंडीशन ख़राब है, कुछ पैरामीटर्स को रीचेक करना है, या डिस्चार्ज के टाइम पेशेंट का किडनी का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ या पोटेशियम वगैरह कम ज़्यादा है, या पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, सांस का तकलीफ है, बुखार वगैरह है, खांसी वगैरह है, इस तरह का कोई सिम्टम्स है, तो पहला फॉलोअप 4-5 दिन के बाद डॉक्टर ज़रूर बुलाते हैं। उस समय ब्लड के पैरामीटर्स को एक बार रीचेक करते हैं और उस समय अगर कोई मेडिसिन में डोजेज में चेंज वगैरह करना हो तो करते हैं। रेगुलर फॉलोअप ज़्यादातर डॉक्टर्स अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पहला 10 दिन या 15 दिन के बाद पेशेंट को बुलाया जाता है। इस फॉलोअप के दौरान हम बेसिकली ये असेसमेंट करते हैं कि एंजियोप्लास्टी के बाद अगर पेशेंट को जिस साइड से एंजियोप्लास्टी किया वहाँ पे पल्स वगैरह बराबर आ रही है कि नहीं, पेशेंट को वहाँ पे कोई घाव या सूजन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वहाँ पे पेन ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कोई दवा वगैरह में चेंज वगैरह करना तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि एंजियोप्लास्टी के दौरान जब पेशेंट हॉस्पिटल में होता है तो शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा शूटअप हो जाते हैं, लेकिन जब पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में जाता है तो शुगर लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं। तो अगर हम शुगर लेवल्स हॉस्पिटल के जो लेवल्स है उसके हिसाब से दवाइयों को एडजस्ट करेंगे तो बाद में जाके पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसके अलावा अगर पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है तो कई बार उसका बीपी भी बहुत फ्लक्चुएट करता है। हार्ट अटैक के दौरान जब पेशेंट को पेन होता है तो बीपी बहुत शूटअप हो जाता है। नेक्स्ट डे जब पेन का स्टिमुलस कम हो जाता है तो बीपी अपने आप ड्रॉप भी हो जाता है। कई बार हार्ट का पंप फंक्शन जब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो पेशेंट का पंप फंक्शन कम होने की वजह से बीपी ड्रॉप हो जाता है। धीरे धीरे जब स्टंट मायोकार्डियम धीरे धीरे करके काम करना चालू करता है तो बीपी पिकअप भी होता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ फॉलोअप हम पेशेंट को बेसिकली ये सारे पैरामीटर्स को हमें असेसमेंट करना पड़ता है कि खून पतला करने की दवा किस डोज पे देनी है, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा किस डोज पे देनी है, बीपी की दवा किस डोज पे देनी है, शुगर की दवा किस डोज पे देनी है, हार्ट फेलियर में जो पंप सुधारने की दवाइयाँ हैं जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो किया जो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, ये किस डोज पे देनी है। ये सारी चीज़ों का निर्धारण करने के लिए हम पेशेंट को पहला फॉलोअप में 10 दिन के बाद बुलाते हैं। उसके बाद यूजुअली मेरा पैटर्न ये है कि मैं 1 महीने के बाद नेक्स्ट फॉलोअप करता हूँ, उसके बाद 3-3 महीने में बुलाता हूँ और पेशेंट को हिदायत दी जाती है कि अगर कुछ इमरजेंसी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो वो इमरजेंसी में हॉस्पिटल में आ सकता है। अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो तो फाइल पर नंबर्स दिए रहते हैं, उस पर फ़ोन करके वो पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके लिए हॉस्पिटल आने का उतना ज़रूरत नहीं है। ये फॉलोअप्स जो हम पेशेंट को बुलाते हैं इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि पेशेंट के सारे पैरामीटर्स ठीक चल रहे हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है, कोई दवाओं का डोज एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत तो नहीं है,
पेशेंट्स बराबर दवा ले रहे हैं कि नहीं। कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को 10 दिन या 5 दिन की दवा लिख दी जाती है, पेशेंट को कोर्स का सिस्टम समझ नहीं आता और वो पेशेंट उसके बाद दवा बंद भी कर देते हैं, जिसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस बहुत डेंजरस भी हो सकता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। पेशेंट अगर दवा बंद कर देता है तो उसका स्टेंट क्लॉट भी हो सकता है, जिसमें वो पेशेंट के लिए बहुत डेंजरस भी हो सकता है। तो कई बार पेशेंट को कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है तो वो भी हमें समझाना फॉलोअप के दौरान ज़रूरी होता है। पेशेंट को रिहैबिलिटेट करना भी ज़रूरी होता है। पेशेंट जब हार्ट अटैक के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसके बाद उसका लाइफस्टाइल एक तरह से बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। वो नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस से आ पाए, अपना चलना फिरना चालू कर पाए, अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल सुचारू रूप से जीना चालू कर पाए, उसके लिए उसकी हेल्प करने के लिए भी फॉलोअप में बुलाना ज़रूरी होता है। अगर ये रिहैबिलिटेशन रिलेटेड इश्यूज़ को हम फोकस नहीं करते तो पेशेंट लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन वगैरह में चला जाता है, घबराहट वगैरह उनको होती रहती है और क्या क्या चीज़ों को उनको प्रॉब्लम्स है उनको अगर हम सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो लोग कंफ्यूज स्टेट में भी रहते हैं कई बार कि ये कर सकते हैं कि नहीं, वो खा सकते हैं कि नहीं, ये डाइट फॉलो कर सकते हैं कि नहीं, एक्सरसाइज करनी है कि नहीं। कई बार क्या होता है हॉस्पिटल में ऑब्वियसली डिस्चार्ज से पहले हम ये सारी चीज़ें पेशेंट्स को एक्सप्लेन तो करते हैं, लेकिन फिर भी कई क्वेश्चंस क्वेरीज रह जाती है। तो ये सारे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए हम पेशेंट को फॉलोअप्स में बुलाते हैं और सब्सिक्वेंटली फिर हम ये भी असेसमेंट करते हैं कि पेशेंट को रिहैबिलिटेशन प्रॉपर से हो रहा है कि नहीं, उसका एक्सरसाइज टॉलरेंस इंप्रूव हुआ कि नहीं, उसका स्टैमिना इंप्रूव हुआ कि नहीं, उसको सांस फूलने वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, हार्ट का पंप फंक्शन जो हम दवा दे रहे हैं उससे इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। ये सारे पैरामीटर्स को असेसमेंट करने के लिए भी फॉलोअप ज़रूरी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो असेसमेंट ज़रूरी है वो ये है कि स्टेंट बराबर चल रहा है कि नहीं, वो हम असेसमेंट करते हैं। बेसिकली फर्स्ट फ्यू डेज में स्टेंट में क्लॉटिंग होने का चांस 1 to 2% रहता है, स्टेंट में रीब्लॉकेज होने का 5 to 7% चांस रहता है। ज़्यादातर ये जो भी होता है पहले 6 months में होता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर के दौरान जब हार्ट का पंपिंग वीक हो जाता है तो उसमें इंप्रूवमेंट या डिटोरिएशन जो भी ज़्यादातर होता है पहले 6 months में होता है। हार्ट अटैक के बाद जो पेशेंट का मृत्यु दर भी सबसे ज़्यादा होता है पहले 6 months में ही ज़्यादा होता है। तो फॉलोअप के दौरान हम ये सारे चीज़ों को बार बार इको करके, ECG करके, कई बार अगर सिम्टम्स या पेन ज़्यादा हो तो ट्रेडमिल टेस्ट करके हम पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं कि स्टेंट बराबर चल रहा है कि नहीं, स्टेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट का पंप फंक्शन में इंप्रूवमेंट बराबर हो रहा है कि नहीं, पेशेंट को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, सांस का तकलीफ अगर तो नहीं हो रहा है, हार्ट फेलियर में तो नहीं जा रहा, दवाओं का रिस्पांस ठीक हो रहा है कि नहीं, किडनी के पैरामीटर्स ठीक है या नहीं, लीवर के पैरामीटर्स ठीक है नहीं, दवाओं के साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे, दवा से कोई एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह तो नहीं हो रहे। ये सारे चीज़ों को असेसमेंट करने के लिए ही इनिशियल फेज़ में दवाओं को पहले डोज बढ़ाना फिर डोज कम करना, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज का इसमें कॉन्सेप्ट रहता है कि पेशेंट को जितना डोज मैक्सिमम टॉलरेट होता है वो डोज पेशेंट को देना चाहिए। तो वो डोज कितना है, पेशेंट को कितने डोज पे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये सारे चीज़ों को असेसमेंट करने के लिए फॉलोअप पे पेशेंट को बुलाना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर पेशेंट नॉर्मल भी फील करे तो भी उसको डेफिनेटली पेशेंट को दिखाते रहना चाहिए। और ऐसा लॉन्ग टर्म फॉलोअप में भी है। कई बार क्या होता है कि 6 months to 1 month के बाद पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है, उसके बाद वो डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहता, 2-2 4-4 साल के बाद डॉक्टर के पास आता है। और इनवेरिएबली काफ़ी इस तरह के पेशेंट्स में हमने देखा है कि वो जब फॉलोअप में नहीं आते तो दवा भी पूरी तरह बंद कर देते हैं। तो दवाओं का इंपॉर्टेंस रीइंफोर्स करना भी पेशेंट के माइंड में ज़रूरी है, इसलिए भी हम पेशेंट को बुलाते हैं। क्योंकि अगर हम बार बार पेशेंट को नहीं बुलाएंगे और नहीं समझाएंगे तो पेशेंट को रियलाइज़ नहीं होता कि दवा खाना ज़रूरी है और फिर पेशेंट अपनी मनमानियाँ करना चालू कर देता है। यही मामला एडिक्शन के मामले में भी होता है कि बहुत सारे पेशेंट जो लॉन्ग टर्म फॉलोअप में नहीं आते हैं वो मनमानी करके व्यसन भी करना चालू कर देते हैं, वो घर वालों की सुनना भी बंद कर देते हैं, खाने पीने का ध्यान भी रखना बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर डॉक्टर उन्हें बार बार रीइंफोर्स नहीं करेगा, बार बार समझाएगा नहीं, बार बार उसके डाउट्स को सॉर्ट आउट नहीं करेगा, उसको काउंसलिंग नहीं करेगा तो पेशेंट कई बार घर वालों की नहीं सुनता है, व्यसन भी चालू कर देता है, खाने पीने का भी ध्यान नहीं करता है, एक्सरसाइज भी बंद कर देता है, दवा भी बंद कर देता है। और इवेंचुअली पेशेंट तब आता है हमारे पास जब वो वापस से हार्ट अटैक हो जाता है या उसकी कंडीशन बहुत बिगड़ जाती है, उसके बाद वो पेशेंट हमारे पास आता है। तो ये सर्कमस्टेंस ना क्रिएट हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पेशेंट के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करें और उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको फॉलोअप के दौरान एड्रेस करें। यूजली पहले 6 months में रेगुलर कार्डियोलॉजिस्ट को पेशेंट बताता रहे तो अच्छा है, उसके बाद वो रेगुलर फिजिशियन के या फॉलोअप करता रहे तो चलता है। फिजिशियंस ज़्यादातर कैपेबल होते हैं सारी के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए और अप्रोप्रिएटली मैनेज करने के लिए, दवाओं को एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद अगर वो कार्डियोलॉजिस्ट को साल भर में एक बार भी बताए और इको ट्रेडमिल अगर साल में एक बार भी कराता रहे तो सफिशिएंट है, पर एटलीस्ट साल में एक बार बताए ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। यूजली मेरा ऐसा ट्रेंड रहता है कि जब भी पेशेंट मेरे पास फॉलोअप में आता है तो मैं हर बार उसका एक स्क्रीनिंग इको देख लेता हूँ कि पेशेंट का पंप फंक्शन अच्छा है कि नहीं, बुरा है तो नहीं है, कोई डिटोरिएशन तो नहीं हो रहा, पानी वगैरह तो नहीं भरा है। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इको हमें दे देता है। ये इको के लिए ऑब्वियसली मैं पेशेंट को चार्ज नहीं करता हूँ, लेकिन एक बार स्क्रीनिंग इको देख लेने से काफ़ी पैरामीटर्स क्लियर हो जाते हैं।
तो फॉलोअप के दौरान पेशेंट का हर बार जब पेशेंट आता है तो एक ईसीजी, एक इको, इतना बेसिक स्क्रीनिंग अगर हो जाए तो अच्छा है। 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स में एक बार ट्रेडमिल करके देखते हैं, उसके बाद हर साल में एक बार ट्रेडमिल करते हैं। ये ट्रेडमिल करने का पर्पज़ ये है कि स्टेंट में कोई रीब्लॉकेज तो नहीं है, हम ये इसके द्वारा असेसमेंट करते हैं, क्योंकि यूजली ऊपर से ईसीजी देख के या इको देख के डॉक्टर नहीं बता सकता कि स्टेंट में कोई रीब्लॉकेज तो नहीं है। इसको जानने के लिए ट्रेडमिल ही ज़रूरी है, और अगर ट्रेडमिल में कुछ गड़बड़ आती है तो उसे डॉक्टर को एंजियोग्राफी करके चेक करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स में पहला ट्रेडमिल, या उससे पहले भी अगर पेशेंट को सिम्टम्स हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, तो ट्रेडमिल करना चाहिए, और नहीं तो फिर हर साल में एक बार ट्रेडमिल करते रहना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को असेसमेंट करने के लिए पेशेंट का रेगुलर चेकअप के लिए आना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ एक पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको मल्टीपल नलियों में ब्लॉकेजेस होते हैं, और जिसमें एक आध नली को हमने ट्रीटमेंट किया, बाकी नलियों का ट्रीटमेंट बाकी है, या उसमें कुछ ब्लॉकेजेस बाकी हैं। तो वो ब्लॉकेजेस भी बढ़ रहे हैं कि नहीं, उनका भी असेसमेंट करने के लिए ट्रेडमिल करके हम असेसमेंट करते हैं, या रिपीटेड एंजियो करके उनका असेसमेंट करते हैं कि ब्लॉकेजेस में कोई इंक्रीज तो नहीं हो रहा है या कंडीशन बिगड़ तो नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ों को असेसमेंट करने के लिए पेशेंट का फॉलोअप ज़रूरी है। इसीलिए हम पेशेंट को यूजली रिकमेंड करते हैं कि वो रेगुलर फॉलोअप में आए। इनिशियल फर्स्ट फ्यू डेज एंजियोप्लास्टी के वो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाए, उसके बाद फिजिशियन को दिखाए, और कार्डियोलॉजिस्ट को साल में या 2 साल में एक बार एटलीस्ट बताए तो चलेगा, लेकिन किसी ना किसी को एटलीस्ट फॉलोअप में बताता रहे। ऐसा पेशेंट को यूजली नहीं करना चाहिए कि फॉलोअप में किसी को भी नहीं बताए, क्योंकि ऐसा काफ़ी स्टडीज़ वगैरह में शो किया गया है कि जो पेशेंट्स फॉलोअप से छूट जाते हैं या फॉलोअप में नहीं आते, ओवरऑल फिर उनकी कंडीशन बिगड़ जाती है और वो कोई बात नहीं मानते हैं, और इवेंचुअली वो तब कंडीशन ख़राब होने के बाद डॉक्टर के पास आते हैं जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस टॉपिक के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि फॉलोअप क्यों ज़रूरी है, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हम असेस करते हैं, और अगर पेशेंट ठीक भी हो तो भी उसे क्यों फॉलोअप में आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो अगर आप फॉलोअप में नहीं आएंगे तो वो अनसुलझे या अनसॉल्व रह जाते हैं, और बाद में फिर जब कंडीशन बिगड़ती है तब पेशेंट हमारे पास आता है तो कई बार उसकी जान बचाना मुश्किल भी पड़ता है। इसलिए हर पेशेंट को डिस्चार्ज के बाद पहले एक बार 10 दिन के बाद, फिर 1 महीने के बाद, फिर डिपेंडिंग ऑन कंडीशन कैसा है, हर 3-3 महीने में एटलीस्ट एक बार बताना चाहिए। बीच में भी अगर कोई तकलीफ हो तो वो आ सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म फॉलोअप में पेशेंट को डॉक्टर को एटलीस्ट बताना ज़रूरी है। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन और यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम कॉमन भाषा या साधारण भाषा में आपके लिए अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको डॉक्टर्स पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर या गूगल सर्च पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, क्योंकि डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत भी होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए ईजी अवेलेबल हो, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें और अपने पेशेंट्स को बेटर मैनेज कर सकें, डॉक्टर्स के साथ बेटर डिस्कस कर सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ और टॉपिक्स पर हमें वीडियोस बनाने चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में हमें बताइए, ताकि फ्यूचर में हम उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। दिस इज़ डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे टॉपिक को पूरा देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके माध्यम से आपको कुछ सीखने या समझने की में मदद मिली होगी, और कॉन्सेप्ट्स को फॉलोअप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कुछ सहायता मिली होगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें फर्दर वीडियोज़ बनाने के लिए इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।